नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई स्टडी चल रही है कि नहीं? यूपीएससी का एग्ज़ाम तो नज़दीक है, 16 जून को प्रस्तावित है। यूपीटीसीएस की एग्ज़ाम में भी डिले है, जो है वो अक्टूबर या नवंबर माह के बीच में हो सकता है। तब तक के लिए हम लोग रिवीजन की स्टडी में तेज़ी से बढ़ते रहेंगे आगे, और सब रिवीजन करते रहिए। यूपीएससी के लिए क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अभी यही समय है। टीसीएस के लिए समय है अभी, और उसके लिए तैयारी बरकरार रखिए अपनी। आइए हम प्रस्तावना के विभिन्न चरणों से होते हुए आज हम प्रस्तावना के लास्ट भाग में पहुँचे हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, सत्ता या शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था। प्रस्तावना की इस कड़ी में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित कुछ बातें हम लोग करेंगे। आपको हेडिंग में देख रहे हैं कि प्रस्तावना संबंधित मुद्दे हमें देखना है। इस मुद्दे में हमें 3-4 पार्ट देखना है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, क्या संविधान व शासन को इससे शक्ति मिलती है, ये भी हम देखेंगे। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना तय है। जो भी प्रश्न आते आज तक आए हुए हैं, यहीं से प्रश्न बना है। अप्रॉक्सीमेट 90% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन सिर्फ कमीशन की एग्ज़ाम में नहीं, वनडे एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में और कमीशन यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। 110% हमेशा यहीं से प्रश्न बनना हुआ है और आएगा यहाँ से प्रश्न। आइए हम देखते हैं कि विचार विमर्श होते समय ये पूछा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर भाग है तो ये बात शुरू कैसे हुई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दरअसल यह बात शुरू हुई बेरूवारीवाद 1960 के मामले में कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इस कड़ी में बेरूवारीवाद क्या है, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम आपको देंगे कि बेरूवारीवाद 1960 क्या। यह बात बेरूवारीवाद 1960 का मामला है। यह तब की बात है, इसकी नींव आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। कि इसकी नींव कहाँ पड़ी इस बात की, हम वहाँ से इसकी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित किया जाना था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा साइरल क्लिफ को जो है बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उन्हीं के द्वारा जो बाउंड्री क्लिफ, जो लाइन रेखा खींची गई विभाजन की, उसी को क्लिफ रेखा कहा जाता है। 5 जून 1947 को जो है बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया उनको, और मात्र 5 हफ्तों में जो है भारत और पाकिस्तान का भविष्य लिखा जाना था कि इनका सीमा निर्धारण किया जाना था कि कितना भाग भारत में जाएगा और कितना भाग पाकिस्तान में। इस बेरूवारीवाद की वहीं से पड़ गई जो है। जब साइरल क्लिफ को इसका बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया तो 5 हफ्तों में इस जल्दबाजी में दोनों देशों के भाग को लिखा जाना था, और इस जल्दबाजी में जो गड़बड़ी होनी थी वो हो ही गई। दरअसल जब बेरूवारीवाद शुरू हुआ तो भारत पाकिस्तान में आज के बांग्लादेश और अपने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के स्थान पे उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बेरूवारीवाद थाना नंबर 12 पे था, और ये पूर्वी पाकिस्तान की जलपाईगुड़ी स्थान पे था। और जब विभाजन हुआ तो उस समय साइरल क्लिफ के द्वारा इसका नाम दर्शाया नहीं गया कि ये बेरूवारी स्थान भारत में है या पाकिस्तान में। और यही मौका था जब पाकिस्तान को मिल गया यह चांस कि यह हमारा भाग है। इस पर विचार विमर्श होने लगा, विवाद होने लगा। नेहरू के द्वारा इस बेरूवारी स्थान को पाकिस्तान को देना चाहें, लेकिन उसी समय विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा उठ गया कि क्या भारत का कोई भी भाग किसी विदेशी को दिया जा सकता है, या भारत के संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध नहीं है जो है। इस पर विचार विमर्श होने लगा। तो फिर यही एक बात आई, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह मांगा। इसलिए इसे रेफरेंसवाद कहा जाता है, क्योंकि रेफरेंसवाद इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे कि आप इस पर बताइए क्या हो सकता है। और यह क्यों मांगा गया
क्योंकि उसमें एक शब्द एकता शब्द जो है वो लिखित है भारत की प्रस्तावना में। तो उसमें एक विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि यूनिटी ऑफ इंडिया इससे प्रभावित होती है जो है, लेकिन जब यूनिटी ऑफ इंडिया बोला गया कि इसके द्वारा प्रभावित होती है तो पक्ष में कहा गया शासन सत्ता की ओर से कि प्रस्तावना में संप्रभुता भी तो एक शब्द है, अर्थात भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जो बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति रखता है। तो हम अपने अंदरूनी मामले में कोई भी भाग किसी विदेशी मुल्क को दे सकते हैं अपनी सीमा सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यह बात अंततः चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और बेरुबारी बात जो है, जो निर्णय आया उसमें कहा गया जो है गजेंद्र गढ़कर न्यायाधीश थे उस समय, इसकी हियरिंग चली तेजी से, उसमें उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण कड़ी है और एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में क्या उद्देश्य है, इसमें संविधान निर्माताओं ने जो प्रस्तावना का निर्माण किया तो संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे संविधान चलना चाहिए, आगे सत्ता का उद्देश्य कैसे होना चाहिए, इन सब का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। और संविधान प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान में अस्पष्ट शब्दों को समझने में यह मदद करती है। आगे चलकर जो भी ऐसा सारवान तत्व मौजूद हो प्रस्ताव संविधान में जिसकी परिभाषा अस्पष्ट हो या जिन शब्दों की परिभाषा अस्पष्ट हो, जहां अस्पष्टता का समय रहेगा वहां इस संविधान में स्पष्ट शब्दों को स्पष्ट करने में हमारी मदद करेगी। बेरुबारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो यह संशोधन इसमें संभव नहीं है। आर्टिकल 368 कहता है दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाई XYZ। अगर तकनीकी रूप से हम देखेंगे कि अगर अनुच्छेद 368 हम प्रयोग करते हैं जो है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाई XYZ, इस संविधान में जो है संशोधन किया जाता है XYZ तरीके से। आगे संशोधन के कितने भाग हैं, किस तरीके से संशोधन किया जाएगा, कितने प्रकार के बहुमत होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। बहुमत के प्रकार सभी टॉपिकों पर विस्तृत चर्चा होगी हमारी आपकी। लेकिन यहाँ जो है यही कहें कि ये इसमें जो भी संविधान में अस्पष्ट शब्द हैं उनको यह समझने में मदद करेगी और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, बेरुबारीवाद में कहा गया। और जब ये भाग नहीं है प्रस्तावना का तो इसमें संशोधन हो ही नहीं सकता है तकनीकी रूप से। इससे भी नहीं, यह कह रहा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यह इस संविधान का यह भाग है तब तो संशोधन संभव है, अगर नहीं है तो 368 कह रहा है कि इसमें संशोधन संभव नहीं है अगर ये प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो ये तकनीकी रूप से आप देखिएगा 368 को बेयर एक्ट से मिलान करिएगा, उसमें लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यह संविधान XYZ तरीके से जो है संशोधित किया जा सकता है। तकनीकी रूप से इसमें देखिएगा छिपी हुई बात है। तो अगर ये भाग नहीं था तो संशोधन संभव नहीं था इसमें। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, संविधान में अस्पष्ट शब्दों को समझने में मदद करता है। फिर अगली बात आती है केशवानंद भारतीवाद। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में संविधान के दृष्टिकोण से यह मील का पत्थर साबित हुआ। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो निर्णय दिया वह भविष्य में आज भी और आगे भी यह डिसीजन याद रखा जाएगा। और इसने साबित किया था कि भारत में संविधानवाद चलेगा, न कि राजनीति चलेगी, न कि कार्यपालिका का प्रभुत्व होगा। भारत में संविधान का चलेगा और संविधान का संरक्षक न्यायपालिका है, इसने साबित कर दिया था। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं केशवानंद भारतीवाद था क्या। दरअसल केशवानंद भारतीवाद जो है आज़ादी के बाद अपने भारत में आर्थिक विषमता व्यापक तौर पे मौजूद थी। उसी समय एक योजना लाई गई भूमि सुधार आंदोलन जो है। भूमि सुधार किस लिए किया गया कि जब औपनिवेशिक सत्ता थी देश में, अंग्रेजों का राज था, तो उस समय जो लैंड थी वो एक जमींदार को दे दिया जाता था इकट्ठा। वो अपनी सुविधा के अनुसार एक जमींदारी प्रथा स्टार्ट किए थे जिससे कि उनको एक ही जगह से भारी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त हो सके। क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों से अगर रेवेन्यू हम लेंगे तो उनको कलेक्शन में भी समस्या होती तकनीकी रूप से और इससे समस्या बड़ी होती। इसलिए वो जमींदारी प्रथा अपने लिए स्टार्ट किए कि एक जमींदार रहेगा जो सभी से कलेक्ट करके रेवेन्यू उनको देगा। इस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए हमारा संविधान का DPSP कहता है आर्टिकल 39B और C कि राज्य आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। उसी को देखते हुए केशवानंद भारतीवाद आया। भूमि सुधार आंदोलन में केरल का मामला है ये। केरल में भूमि सुधार आंदोलन शुरू हुआ
और उसमें केरल सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के जो भी धर्म से संबंधित या बड़ी भूमि थी उनका अधिग्रहण किया गया राज्य के द्वारा। और वो जो भूमिहीन किसान थे या खेती नहीं, जो भूमिहीन खेतिहर किसान थे, उनको ये डिवाइड किया गया। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारतीवाद में जो है उस केशवानंद की मठ का जो जमीन था उस पर राज्य द्वारा अधिग्रहित किया गया, तो उनके फंडामेंटल वायलेशन हुआ उनका। ये कैसे? क्योंकि फंडामेंटल राइट में यह कहा गया है, आर्टिकल 19 क्लास के सब क्लास 1 के एफ में कहा गया है कि राज्य के समस्त नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। जो है एक तो फंडामेंटल राइट का वहां से संपत्ति के अधिकार का वायलेशन हुआ। दूसरा, आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि सभी को धार्मिक मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक मामलों में जो है प्रबंध का अधिकार होगा प्रत्येक नागरिक को। तो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 और 26 जो है इन दोनों का वायलेशन हुआ जो है इस केशवानंद भारतीवाद में। और जो केशवानंद थे ये मठ के एक प्रमुख मेंबर थे, उन्हीं से अपना ये अपने जो है मठ का खर्च और व्यय वहन करते थे और प्रबंध करते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने पर इसमें 13 जजों की बेंच बनी जो है। बेंच पीठ में संवैधानिक पीठ 13 जजों की थी, जो उसमें ये विचार विमर्श होता रहा और जबरदस्त हियरिंग हुई। उस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोला कि केस प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन संभव है, परंतु कोई मूल ढांचा होगा तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसमें एक शब्द और उसने कहा कि संसद या सरकार संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे की अवधारणा आगे हम आपको विस्तृत लेक्चर इस पर प्रोवाइड करेंगे। एक जो है बृहद कंसेप्ट है ये, इसलिए छोटे से समय में इसको, कम समय में हम इसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम आपको इस पर जो इसकी ज़रूरत है इस समय प्रस्तावना में वो डिलीवर करेंगे। केशवानंद भारतीवाद की हियरिंग के समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी संभव है, परंतु कोई मूल ढांचा रहेगा तो उसमें संशोधन संभव नहीं होगा, और इन्होंने आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट दिया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि मूल ढांचे का अवधारणा किस वाद में आया। केशवानंद भारतीवाद 1973 के मामले में आया। यह मूल ढांचा भारतीय संविधान के राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें केशवानंद तो केस हार गए, लेकिन भारत यह केस जीत गया जो है। इसी में एक बात कथन कहा जाता है कि तुम जीत कर भी रो दोगे कुछ इस कदर हम हारेंगे, अर्थात तुम जीत कर भी रो दोगे कुछ इस कदर हम हारेंगे। केशवानंद जो है इस केस को तो हार गए, लेकिन यह बात परिलक्षित होती है कि यह भारत केस यह जीत गया था। इसने यह साबित कर दिया कि भारत में संविधानवाद की धारणा चलेगी और संविधान के अनुसार देश चलेगा, जो है राजनीति के अनुसार नहीं चलेगा, कार्यपालिका का मनमानापन नहीं चलेगा। इसमें जो है संविधानवाद की धारणा को प्रबल मजबूत किया और संविधान का आधारभूत ढांचा इसने दिया। आने वाली सदियों में इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट का जो है संविधान के हर भाग में इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब संविधान का आधारभूत ढांचा शब्द दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा। और संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, यह जो है डिसीजन न्यायपालिका खुद करेगी। असीम शक्ति देता है न्यायपालिका को, और जरूरी है क्योंकि संविधान में आधारभूत ढांचा कहाँ है, उसकी आधारभूत ढांचा का तात्पर्य संविधान की मूल आत्मा से है, अर्थात वह बातें जो संविधान के मूल आत्मा को प्रभावित करे वही संविधान का आधारभूत ढांचा है। और यह सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा होता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण केस था ये केशवानंद भारतीवाद जो है। इसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन संभव है, परंतु कोई मूल ढांचा पाया जाएगा तो उसमें संशोधन संभव नहीं है। इन्होंने आधारभूत ढांचे की तरफ पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा बताया, न्यायिक सर्वोच्चता को आधारभूत ढांचा बताया, संघीय शासन को आधारभूत ढांचा बताया, स्वतंत्र न्यायपालिका को आधारभूत ढांचा घोषित किया। कई शब्दों को उन्होंने आधारभूत ढांचा घोषित किया है और आगे चल के तमाम ऐसे शब्द आते रहेंगे, डिफाइन करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट ये क्या आधारभूत ढांचा है। अब आता है एसआर मुंबईवाद। एसआर मुंबईवाद में यह भी एक महत्वपूर्ण केसों में गिना जाता है। इसने बताया वही बात, इसने कहा कि प्रस्तावना, हाँ क्वेश्चन यहाँ आएगा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है किस बात में कहा गया, जो है इन्होंने यही बात कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है तथा पंथ निरपेक्षता भी संविधान का आधारभूत ढांचा है।
यहीं पे यहाँ मूल ढांचा इन्होंने डिफाइन किया, और इस केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है और पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस केस में डिफाइन किया गया है सार्वभौमवाद में। और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में विद्यमान शब्दों को तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन नए शब्द शामिल किए जा सकते हैं। जो ही प्रस्तावना में शामिल तत्व पहले से मौजूद है उसको नहीं हटाया जा सकता है, नए शब्द आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें सार्वभौमवाद में बात कही गई जो है, और इसी को संदर्भ लेते हुए जो है प्रस्तावना संशोधन है कि नहीं, यह बात हम देखते हैं कि एकमात्र बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में। इसी को रेफरेंस लेते हुए जो है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को समावेशन किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द। यह शब्द प्रस्तावना में पहले अगर कभी प्रश्न में आ जाएगा कि 1950 में जो है प्रस्तावना का मूल कैसा था, किस तरीके का था, तो इन शब्दों का उस समय नहीं था। उसमें था संपूर्ण बहुत्व संपन्न गणराज्य जो है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह शब्द बाद में जोड़े गए जो है, संपूर्ण बहुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यह शब्द पहले से मौजूद थे। इन 3 शब्दों बार बार प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किन किन शब्दों का समावेशन किया गया प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, अखंडता, इन तीनों शब्दों का समावेशन किया गया जो है। और यह प्रश्न आना तय है, हर बार पूछता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के किसी भी कमीशन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे हमेशा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रस्तावना का, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एक ये, एक सार्वभौमवाद, एक केशवानंद भारतीवाद। इसमें मूल ढांचे की धारणा आई, इसमें प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा घोषित किया, पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया, और इसने कहा कि प्रस्तावना विद्यमान शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है, प्रस्तावना में नए शब्द का समावेशन या शामिल किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। नेचर इसका वाद योग्य है। वाद योग्य तात्पर्य वाद योग्य नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य और वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब है कि जस्टिसेबल है और नॉन जस्टिसेबल है। अर्थात हम न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ कोई भी प्रस्तावना में बातें लिखी हैं तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि यही होना चाहिए, कि समानता उसमें लिखी है तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यह इसकी प्रकृति गैर वाद योग्य है जो है, और परंतु यही डिफाइन किया गया न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना वाद योग्य तो नहीं है, परंतु यह प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है। अर्थात प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान में क्या क्या है, उसका प्रादुर्भाव क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या हुआ, उसका जन्म कब हुआ, यह सब बातें जो है यह हमारी प्रस्तावना ही बताती है। और इसको कहा था किसने, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री अर्थात जन्म कुंडली है। आते हैं फिर दूसरे तथ्य पे, ये सब तथ्य पूछे जाएंगे हमेशा। ठाकुरदास भार्गवा के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तथा प्रस्तावना सरकार के कार्यों के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती है। यह सब तथ्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं आज के समय पे जो है। एक कथन दे देगा कि यह किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो है। इस तरीके के प्रश्न रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने किसी भी कमीशन एग्जाम में। और फिर एक प्रश्न और हम यहाँ से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या संविधान व शासन को इससे शक्ति मिलती है। अगर कभी आया प्रश्न में कि क्या संविधान को या सत्ता को इससे शक्ति मिलती है प्रस्तावना से, नहीं, यह प्रस्तावना से संविधान को शक्ति नहीं मिलती है जो है। यह संविधान के किसी और भी भाग में विद्यमान चीज़ों को ओवरराइड नहीं कर सकती है जो है, रद्द नहीं कर सकती है किसी भी प्रावधानों को जो है। हाँ, इसका प्रयोग हम बस इतना ही करेंगे कि प्रस्तावना में या संविधान में अस्पष्ट शब्दों के या संविधान में कोई भी सारवान तत्व मौजूद हो, उसकी व्याख्या समझने में, स्पष्टता को समझने में हम प्रस्तावना का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के पार्ट में बस यही था। आप देख लीजिए एक बार फिर से, एक इसमें जो इसका विचार विमर्श का मुद्दा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये रेफरेंस केस आया। ये आर्टिकल आप याद रखिए, आर्टिकल 143। यह राष्ट्रपति सलाह मांगता है किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट से, इसीलिए इसे रेफरेंस वाद कहा जाता है जो है। वेरूवाद को रेफरेंस वाद कहा जाता है जो है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था कि आप इस पर बताइए कि क्या किया जा सकता है। लेकिन उसी समय फिर वेरूवाद आया कि तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का राजेंद्र गजेंद्र गड़कर थे, इसमें न्यायाधीश थे, और
इसमें डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन संभव नहीं है, यह संविधान निर्माताओं को मस्तिष्क की जानने की कुंजी है, संविधान अस्पष्ट शब्दों को समझने में मदद करती है। केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जो है ऐतिहासिक दृष्टि से। इस पर हम एक जो है बड़ा लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे, जब भी हम देखेंगे समय रहेगा या आप लोगों की जब डिमांड रहेगी तब इस पर लगभग 1 घंटे का डिबेट है। क्या था इसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बस समय का अभाव है जो है और स्पेस का भी अभाव है, क्योंकि इसमें इसको समझाने के लिए एक पूरा एक ब्रॉड जगह चाहिए जिसमें हम इसको डिलीवर कर सके आपको विस्तृत रूप से। फिर एसआर मुंबईवाद आया, प्रश्न में याद रखिएगा मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से आया, केशवानंद भारतीवाद। एसआर मुंबईवाद में क्या क्या आया, इसने यह घोषित किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है, पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा है, इसमें विद्यमान शब्दों को हटाया नहीं जा सकता है, नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आया जो है। हाँ, कभी कभी प्रश्न में एक प्रश्न आया था किसी कमीशन की एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने शब्दों का समावेशन किया गया। तो ये तकनीकी रूप से था, उन्होंने पूछ लिया था और बिल्कुल सही था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लेकिन या एकता पहले से थी, एकता पहले से था, जैसे ही इसमें आएगा और शब्द जुड़ गया और, तो इन्होंने कहा कि और, यह 4 शब्द हो गए, 1 2 3 4। ये तकनीकी रूप से छिपा हुआ है, यह कमीशन की एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि यह नहीं था कि क्या क्या शब्द जो है समावेशित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह पूछ लिया गया कि कितने शब्द का समावेशन हुआ। तो यह याद रखिएगा हमेशा कि 4 शब्द थे इसमें जो है और 3 चीजें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों का समावेशन किस आधार पर किया गया, क्या तर्क था, इसको जो है ये मेंस का डिबेट हो जाता है। जब हम मेंस की सीरीज शुरू करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों समाजवादी शब्द रखा गया और जो है संविधान की प्रस्तावना में, क्यों पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, क्यों अखंडता जोड़ा गया। इसके पीछे एक तार्किक रीजन है, तार्किक कारण है और मजबूत कारण है। वो सब समय के अनुसार जैसे डिमांड रही उस हिसाब से इसको रखा गया, अपने देश के हित के लिए रखा गया। इसलिए आगे हम आपको इसको मेंस की डिबेट में बताएंगे कि यह क्यों रखा गया और इस पर जो है मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। बस अब आज का यही जो है एक छोटा सा लेक्चर था आपके लिए, लेकिन यह देखने में बस इतना ही है। यहाँ से क्वेश्चन तय है आना एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है कि आधारभूत ढांचा किस वाद में आया है, जो है यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आधार किस वाद में जो है घोषित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, यह भी है। और पंथ निरपेक्षता जो है, बिल्कुल ये दोनों यहाँ से प्रश्न बनते हुए हैं और निश्चित है आना तय है। और इस पर बात को याद रखिएगा जो है कि इसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, अर्थात गैर प्रवर्तनीय है। ये गैर प्रवर्तनीय, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल जो है 2 चीज़ें होती हैं। प्रवर्तनीय का मतलब कि हम न्यायालय में जा सकते हैं उसके उल्लंघन पे, ठीक। और क्या संविधान शासन इससे सत्ता मिलती है? नहीं, संविधान या सत्ता को इससे कोई शक्ति नहीं मिलती है। बस आज का यही लेक्चर था। अब आगे के लिए हम आपको इस पे जो है अगर आप कमेंट में हमें सजेशन देंगे तो हम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगभग जो भी होगा संभव होगा 100 क्वेश्चन तक हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और इतना लगभग 4 लेक्चर प्रस्तावना कर देखकर एक बार आप PYQ का एनालिसिस करिए कि जो भी यहाँ हम डिलीवर किए हैं वहाँ से PYQ में क्वेश्चन आपसे टैकल हो रहा है कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा जो है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगा हो, हमारे कंटेंट ओरिएंटेड हो, तो हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करते हुए शेयर करिए।